गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से आपके सिलेबस की स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले स्टार्टिंग के 4 चैप्टर छोड़ के सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें स्टार्ट करवा दिया। तो बात यह है कि अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा ईजी भी है कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स के, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इस मतलब सिलेबस में। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ने के लिए हम जो है पहला चैप्टर ना करते हुए सबसे पहले 5th चैप्टर हमारा जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मैं अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो हम बाइलिंगुअल रहेगा। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में चीज़ें समझाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि आप अगर हायर स्टडी के लिए आगे जाते हैं तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें इंग्लिश में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को प्रॉब्लम होंगी। बाकी मैं उसका हिंदी मीनिंग भी आपको साथ साथ बताऊंगी और उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है। अब और अब दूसरी जो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप बोलेंगे कि मैम द्विघातीय समीकरण के बारे में तो हमें पता है कि हम इसको हल करना तो आए हैं, फिर साथ में ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जोड़ दिया। तो देखिए उसके बारे में आपको बताती हूँ। एक द्विघातीय समीकरण के बारे में अगर हम लिखें, एक जनरल द्विघातीय समीकरण लिखें तो इस तरीके का होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक है। अगर हम इस द्विघातीय समीकरण का हल निकालें तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता था जो हम यूज करते थे 10th में। ठीक है। और ये जो चीज होती थी ऊपर वाली, इसको हम कहते थे डी। ठीक है। उसके बाद हम एक चीज ये करते थे कि अगर डी का मान हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम कहते थे कि इसका वास्तविक हल होगा। मीन्स इसके हमें क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। उसके बाद हम बोलते थे अगर डी का मान 0 है तो हमें वास्तविक मिलेगा और दोनों जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद एक चीज ये होती थी कि अगर ये अंडर रूट वाली टर्म लेस देन 0 आ जाती है, मतलब ये वाली टर्म जो है हमारी 0 से कम आ जाती है, तो हम कह देते थे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है। आप तक द्विघातीय समीकरण में आप ये चीजें मैं बता रही हूँ, ये आप 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि द्विघातीय समीकरण जो होता है वो हमारा जनरली इस टाइप का होता है ax² + bx + c = 0। जब हम उसको हल करते हैं तो ये फॉर्मूला आप सब पढ़ के आए हैं। उसमें से हम क्या करते थे, ये जो बीच वाली अंडर रूट वाली टर्म है इसको हम कहते थे डी। फिर हम कहते थे अगर डी का मान हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें वास्तविक हल मिलेगा, और अगर डी का मान 0 आ रहा है तो भी हमें वास्तविक हल मिलेगा और दोनों रूट हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर हम बोलते थे यदि डी का मान हमारा 0 से कम आ रहा है तो हमें कोई वास्तविक हल इसका नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम इक्वेशन को वहीं छोड़ देते थे। अब हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, हम इस तरह की जो द्विघातीय समीकरण है इनको हल करने वाले हैं। इस तरह की इक्वेशंस को हम हल करने वाले हैं। देखिए कैसे, जैसे कि अगर हम बोले x² + 4 = 0, इसका मान मैं अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, x² = -4 और x का मान अगर मैं निकालना चाहूँ √-4। अब यहाँ पे आगे हम लोग अटक जाएंगे। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि अरे नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, कि मतलब अगर नंबर हमारा माइनस में चल रहा है, ऋणात्मक संख्या हमारी चल रही है, तो हम उसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम इन्वेंट किया गया। मैथ्स में एक नया नंबर सिस्टम आया जिसको हमने क्या नाम दिया, सम्मिश्र संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन थी कि मतलब इस तरह की चीजों को हल करने के लिए इन्वेंशन हुई किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है। अब बात ये आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे क्या, होते क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर में जब बात आती है तो वहां पे एक टर्म आती है आई से, जिसको डिनोट करते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है। आयोटा, आयोटा इसको बोलते हैं हम। ठीक है। तो अब बात आती है आयोटा होता क्या है एक्चुअल में।
आयोटा होता है हमारा √-1, √-1। अब देखो अगर आयोटा √-1 है तो ये समस्या कैसे सॉल्व हुई। एक्स कितना आया हमारा √-4। इसको आप क्या लिख सकते हो -1 × 4। 4 का वर्गमूल हमें पता है 2। ये क्या बना √-1, मतलब ये क्या बन गया √-1 का मान कितना होता है आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की इन्वेंशन से क्या हुआ कि हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमारी होती थी, इस तरीके की द्विघातीय समीकरण जो हमारे होते थे उनको हम इजीली हल कर पाएंगे अब। ठीक है, तो इसलिए जो था ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है आयोटा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो आगे की चीज़ें देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की कि सम्मिश्र संख्याएं एक्चुअल में होती क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात आई, आयोटा के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि वो इस फॉर्म का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे a + आयोटा b। ठीक है, वो इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, या हम उसको कह देंगे कि उसका प्रारूप है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमें इस तरह का नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे जो a है ये इसका रियल पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट का मतलब वास्तविक भाग। ठीक है, और आयोटा वाली जो टर्म होती है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मतलब कि काल्पनिक भाग। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर या एक सम्मिश्र संख्या को हम जब भी लिखेंगे वो जनरली इस फॉर्म में लिखा जाएगा a + आयोटा b। अब जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी z = 1 + आयोटा, तो अगर मुझसे यही पूछ लिया जाए कि इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग बताइए, तो इसका वास्तविक भाग कितना है बेटा 1, और इसका काल्पनिक भाग कितना है, आयोटा के साथ कुछ नहीं मतलब 1, काल्पनिक भाग भी कितना हो गया 1। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं z = आयोटा, तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक भाग कितना हो गया 0 और काल्पनिक भाग कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप था, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगली चीज, मैंने बोला आयोटा कितना होता है हमारा √-1। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूं या वर्ग लूं तो ये क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर √-1 का स्क्वायर। तो मीन्स आयोटा स्क्वायर कितना हो गया हमारा -1। इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। अब देखो अगर मैं इसको दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अब देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, मतलब आयोटा क्यूब निकालना चाह रही हूँ मैं, आई का क्यूब। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया माइनस आयोटा। मीन्स आयोटा क्यूब का मान कितना हो गया -आयोटा। ठीक है, उसके बाद आती है आयोटा स्क्वायर 4 की बात। आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। मीन्स -1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1। मीन्स आयोटा की पावर 4 कितना हो गया 1। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये यूज होंगे। और वैसे क्लियर होना चाहिए, आयोटा का मान होता है √-1। आयोटा स्क्वायर वहीं से आ गया हमारा -1 के इक्वल। ठीक है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, तो अभी तक जो आपको समझने के लिए पिछला जो समझाया था वो सब चीज़ें इसलिए थी कि आपको समझ में आ जाए कि द्विघातीय समीकरण से कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें एक्चुअल में ये हैं जो अभी हमने की हैं। हमने ये किया कि सम्मिश्र संख्या एक्चुअल में होती क्या है, उसका प्रारूप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सम्मिश्र संख्या को हम जनरली लिखते कैसे हैं a + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, तो जहाँ पे पहला वाली जो टर्म होती है वो उसका वास्तविक भाग होता है, और जो आयोटा के साथ जो टर्म होती है वो उसका काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, और आयोटा की मान मैंने कितना बोला आपको किसके इक्वल होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे -1। ठीक है, आयोटा होता है √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ गया एंड आयोटा की पावर 4 कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये जनरली अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा।
अब बेटा बात करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर दी हैं, ठीक है, कोई भी, देखिए मैंने लिया Z1 इज इक्वल टू Z2, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं A1 प्लस अयोटा B1 और ये है A2 प्लस अयोटा B2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तब बराबर होंगे जब उनके दोनों वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे और दोनों काल्पनिक भाग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उदाहरण में भी दिया है, 3x प्लस 4y अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। उसने बोला हमें कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये दिया है कि 3x प्लस 4y अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा, अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों चीजें अयोटा वाली आ रही है, मतलब दोनों चीजें क्या बन रही हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो पहले वाली को जो मैंने अभी क्वेरी बताई थी उसको ध्यान में रखो कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, जो हमारा वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के इक्वल होगा और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीजें मैं करने वाली हूँ। अब वास्तविक भाग क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कितना है 3x और यहाँ वास्तविक भाग कितना चल रहा है 1, तो 3x को 1 के बराबर रखेंगे, x का मान कितना आ गया 1/3। उसके बाद काल्पनिक भाग मतलब अयोटा के साथ जो भी टर्म है वो काल्पनिक भाग है, मीन्स 4y किसके बराबर आया -3 के, तो y का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं 3 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x और y के मान आ गए। तो एक तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल दिया हुआ है और हमें क्या करना है, उनको आपस में मतलब x और y का मान निकालना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के इक्वल रखोगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के इक्वल रखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका 4x प्लस अयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा -6, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, उदाहरण है आपका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सेम चीज करनी है, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के इक्वल और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के इक्वल, मीन्स 4x किसके बराबर हो जाएगा बेटा 3 के, तो x का मान कितना आया 3/4। फिर काल्पनिक भाग को बराबर रखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, x का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ रखो 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4। इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, -33/4 आ रहा है माइनस वाई का मान, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई का मान कितना आया 33/4। तो इस तरीके से देख लेना आप कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आपस में बराबर दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, हम वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के इक्वल रखेंगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के इक्वल रखेंगे, ठीक है। एक इस तरीके की क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। और उसके अलावा जो पहली एक्सरसाइज चल रही है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जैसे ये दे दिया 2 अयोटा -3 का होल स्क्वायर दिया है। जो क्वेश्चन होगा उसकी स्टेटमेंट ये होगी कि दी गई जितनी भी संख्याएं हैं उनको a प्लस अयोटा b के रूप में निरूपित कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हल करना है और a प्लस अयोटा b के रूप में लिखना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा 4 अयोटा स्क्वायर, ये बनेगा 9, ये बनेगा -12 अयोटा। अब देखो मैंने ये चीज बताई थी, इसको याद रखना, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, अयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस अयोटा, अयोटा की 4 किसके इक्वल होता है 1, और बताया भी था कैसे आ रहा है। तो अयोटा स्क्वायर का मैं यहाँ मान पुट कर दूंगी -1 प्लस 9 -12 अयोटा, -4 प्लस 9 -12 अयोटा, तो ये बना आपका 5 -12 अयोटा। तो आ गया a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। वही है, इसमें भी लिख सकते हो ना, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आ गया। इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग हमें पता लग गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अभी आज सिर्फ हमने बेसिक कंसेप्ट इसका किया है, जितने क्वेश्चन आप लोगों से हो सकें उतने आप इसके ट्राई कीजिएगा और बाकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसकी हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।